चलिए दोस्तों बात करते हैं इंटर सर्विस कम्युनिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं मैंने। तो इन कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे हम। तो सबसे पहले तो मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में, इंटर सर्विस कम्युनिकेशन। तो इंटर सर्विस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? देखिए, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में सर्विसेज होती है। तो ये सर्विस ए हो गई, सर्विस बी हो गई, सर्विस सी डी ई एफ जी, कितनी भी सर्विसेज हो सकती है। प्रोडक्शन ग्रेड एनवायरनमेंट में काफ़ी सारी सर्विसेज होती है डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। अगर आपका एप्लीकेशन काफ़ी बड़ा है तो हो सकता है आपके एप्लीकेशन में काफ़ी सर्विसेज हो। अब होता क्या है, ये जो सर्विसेज है ये एक सेपरेट ऐप की तरह होती है। और आउटसाइडर का मतलब आपके यूजर्स जो एप्लीकेशन को कंज्यूम कर रहे हैं, उनको उनके लिए ये सारी सर्विसेज मिलकर एक ऐप है। तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि ये इंडिविजुअल सर्विसेज है और उनको आपके अंडरलाइंग आर्किटेक्चर से कुछ लेना देना भी नहीं है। उनके हिसाब से ये एक एप्लीकेशन है जिनसे वो इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब अगर वो यूज़र क्रिएट करता है वेबसाइट पे आपकी, और बैकएंड में अगर कोई एपीआई कॉल होती है जो कि यूज़र सर्विस की है, और फिर अगर वो ऐड टू कार्ट करता है तो बैकएंड में एपीआई कॉल होगी ऑर्डर्स सर्विस की। तो यहाँ पर अलग अलग सर्विसेज की एपीआई कॉल हो रही है डिपेंडिंग ऑन फ्रंट एंड यूज़र के एक्शंस। ठीक है, तो फ्रंट एंड यूज़र पर अगर कोई एक्शन करता है, फ्रंट एंड पर अगर कोई यूज़र एक्शन करता है, तो एक्शन पर डिपेंड करता है कि वो कौन से एक्शन की सर्विस की एपीआई कॉल होगी। ठीक है, यूज़र को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके एप्लीकेशन में 100 सर्विसेज है, 50 सर्विसेज है, 10 सर्विस है या एक सर्विस है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई फंक्शनैलिटी को, एक कंप्लीट पैकेज को यूज़र को डिलीवर करना है, तो सारी सर्विसेज को आपस में मिलकर काम करना होगा। ठीक है, यानी कि अगर सर्विस ए, सर्विस बी, सी, जितनी भी सर्विसेज होती है उनको आपस में मिलकर काम करना होगा। और आपस में मिलकर काम करने के लिए इनको आपस में कम्युनिकेट करना होगा। ठीक है, कम्युनिकेट तो करना होगा, बातचीत करनी होगी आपस में। जैसे कि अभी यूज़र सर्विस है, यूज़र सर्विस को डेटा स्टोर कर रहा है, और अगर वहाँ पे ऑर्डर सर्विस भी है, ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो ये ऑर्डर कौन सी यूज़र का है, ये वैलिडेट करने के लिए या ये डेटा स्टोर करने के लिए यूज़र सर्विस से बात तो करनी पड़ेगी ना। तो कम्युनिकेशन माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है। और कम्युनिकेशन के दो मेजर टाइप्स हैं यहाँ पर। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और दूसरा होता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो पहले मैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात करूँगा। ठीक है, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, पहले तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात करते हैं। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता क्या है? देखिए, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन को डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, सर्विस ए है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में, सर्विस बी है। ठीक है, दो सर्विसेज है। तो सर्विस ए क्या करेगी, ये यहाँ से कम्युनिकेट करेंगी सर्विस बी को। ठीक है, और रिस्पॉन्स का वेट करेगी सर्विस बी से। सो सर्विस बी यहाँ पर रिस्पॉन्स देगा सर्विस ए को, और ये फिर रिस्पॉन्स यूज़र को दिखाएगा। और यहाँ पे कोई भी हो सकता है, यहाँ पर यूज़र हो सकता है जो इस रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अब सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सर्विस ए सर्विस बी के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। ठीक है, सर्विस ए सर्विस बी के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। वो ये वेट कर रहा है कि कब सर्विस बी मुझे ये जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी है उसका रिस्पॉन्स मुझे देगा। ठीक है, ये एक फ़ोन कॉल लगाने की तरह है। ठीक है, आप अगर किसी को फ़ोन कॉल लगाते हो तो दोनों पार्टी, लाइक जिसने फ़ोन कॉल किया है और जो फ़ोन कॉल उठाने वाला है, जिसको फ़ोन लगाया गया है, वो दोनों अवेलेबल रहने चाहिए। अगर दूसरा बंदा अवेलेबल नहीं होता है तो वो मिस कॉल हो जाता है। सही बात है, दोनों बंदे अवेलेबल होने चाहिए बात होने के लिए। तो इसे कहते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जहाँ पर एक सर्विस दूसरे सर्विस को रिक्वेस्ट भेजती है और इमीडिएट रिस्पॉन्स की एक्सपेक्टेशन रखती है। ठीक है, अब ये काफ़ी कॉमन सिनेरियो है। हो सकता है, देखिए, आप मान लीजिए एक ऑर्डर सर्विस है जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है। अब ऑर्डर प्लेस करने के पहले, ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो डेटा आएगा उसमें यूज़र आईडी तो होगी कि ये ऑर्डर भैया किस यूज़र का है। तो ऑर्डर सर्विस के पास यूज़र आईडी आती है। ऑर्डर सर्विस को नहीं पता है यूज़र आईडी वैलिड है या नहीं, तो वो क्या करेगा, वो जो है यूज़र सर्विस के पास जाएगा ये पता लगाने के लिए कि ये जो आईडी है ये वैलिड है या नहीं, ऐसा कोई यूज़र है या नहीं। अगर ये ऐसे ही सेव कर लेगा बिना वैलिडेशन के, तो हो सकता है डेटा करप्ट हो, क्योंकि ऐसा कोई यूज़र है ही नहीं। ठीक है, तो डेटा कंसिस्टेंसी के स्टैंड पॉइंट से यूज़र वैलिडेशन काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। तो इसमें ऑर्डर सर्विस क्या करेगा, यूज़र सर्विस के पास जाएगा, आईडी देगा और बोलेगा मुझे ये बताओ ये आईडी सही है या नहीं,
ये यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब ऑर्डर इमीडिएटली प्लेस करना है उसे, तो वो वेट करेगा कि यूज़र सर्विस इमीडिएटली मुझे पता है कि ये यूज़र वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, इमीडिएट रिस्पॉन्स की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर। ठीक है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की। तो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है? एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन एक ऐसे टाइप का कम्युनिकेशन होता है जहाँ पर इमीडिएट रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, यहाँ पर अभी सर्विस ए है, सर्विस ए ने सर्विस बी को कुछ रिक्वेस्ट, कुछ डेटा भेजना है, तो उसने भेज दिया डेटा, लेकिन वो उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं चाहिए। इसके काफ़ी सिनेरियोज़ है। अब आप बोलोगे इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, ऐसे कौन से सिनेरियोज़ है? ऐसे तो कोई सिनेरियो दिमाग में आ नहीं रहा, तो मैं बताता हूँ आपको। हो सकता है, देखिए, यूज़र का अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, सर्विस ए ने यूज़र का अकाउंट क्रिएट किया। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद एक वेलकम मेल जानी है, तो वेलकम मेल भेजने के लिए होगा क्या, यहाँ से ये सर्विस बी को बताया जाएगा कि ये यूज़र है, ठीक है, और इसे एक वेलकम मेल जानी चाहिए। तो सर्विस बी बोलेगा ठीक है वेलकम मेल भेज देता हूँ। अब वेलकम मेल भेजने का जो स्टेप है, ये ऐसा स्टेप नहीं है कि इमीडिएट जब यूज़र क्रिएट हुआ हो वहीं पर इमीडिएट मेल जाना है। अगर 5 मिनट रुक के मेल जाती है, 2 मिनट रुक के जाती है, तो इट्स फाइन, करेक्ट। तो इस केस में क्या होगा, सर्विस ए सर्विस बी को रिक्वेस्ट भेज देगा कि ये यूज़र अकाउंट क्रिएट हो चुका है, कन्फर्म्ड, अब आप इसको ईमेल भेज सकते हो। अब ईमेल भेज सकते हैं, तो हो सकता है ये सर्विस बी बाद में भी भेजे, इमीडिएटली भेज दे, डिपेंडिंग ऑन दी अवेलेबिलिटी, सर्विस बी की क्या अवेलेबिलिटी है, उस अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो ईमेल भेज देगा। तो इसे कहते हैं असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जहाँ पे सर्विस ए वेट नहीं कर रहा सर्विस बी के रिस्पॉन्स का, उसने सर्विस ए को एक रिक्वेस्ट भेज के छोड़ दिया है कि ये जो चीज़ है ये आप कर देना। अब आप कभी भी करो, ये आपके ऊपर है। अगर सर्विस अवेलेबल है इमीडिएटली तो इंस्टेंटली हो जाएगा, अगर नहीं है अवेलेबल तो कुछ देर बाद होगा। अगर सर्विस बी डाउन है तो ये मैसेज जो है कहीं पे स्टोर होगा, और फिर जब सर्विस बी ऑनलाइन आएगा तब वो मैसेज प्रोसेस हो जाएगा। तो हो सकता है ईमेल सर्विस डाउन है और सर्विस ए ने यूज़र क्रिएट कर लिया, तो सर्विस बी जब अप होगा तब वो देखेगा कोई मैसेजेस आए या नहीं, और वो एक एक करके सारे मैसेजेस को प्रोसेस करेगा और ईमेल भेजते जाएगा। तो इसे कहते हैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जहाँ पे चीज़ें हो रही है एसिंक्रोनसली। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन यानी कि चीज़ें हो रही है सिंक्रोनसली। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रही है कि ये क्या है, ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये काफ़ी ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की। ठीक है, अब एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में होता क्या है, यहाँ पर सर्विस ए ने कुछ रिक्वेस्ट भेज दी सर्विस बी को। अब मान लीजिए सर्विस बी अवेलेबल नहीं है, सर्विस बी डाउन है, तो ये जो मैसेज है, ये जो रिक्वेस्ट है, ये कहीं तो स्टोर होनी चाहिए, क्योंकि सर्विस बी जब ऑनलाइन आएगा तब वो प्रोसेस करेगा। अगर ये डेटा जो है या रिक्वेस्ट जो है कहीं स्टोर नहीं होती है तो ये डेटा लॉस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इस सिनेरियो में, एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है मैसेज ब्रोकर। तो ये जो मैसेज ब्रोकर आपको दिखाई दे रहा है, तो होता क्या है, यहाँ पर मैं एक मैसेज ब्रोकर बना लेता हूँ, एक छोटा सा मैसेज ब्रोकर इस तरीके का बनाएंगे हम। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पर बीच में इन दोनों के एक मैसेज ब्रोकर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो रुकिए, मैं इसको एक तरीके से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, क्योंकि डुप्लीकेट कर लिया मैंने। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये हो गया सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ये हो गया सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अच्छा, तो ये हो गया सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ठीक है, ये हो गया सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अब ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या है, यहाँ पर देखिए, ये सर्विस बी है, सर्विस ए है, इसको कुछ रिक्वेस्ट भेजनी है, तो ये क्या करेगा, सर्विस बी को डायरेक्टली नहीं भेजेगा, ये मैसेज ब्रोकर को भेजेगा यहाँ पर। और सर्विस बी क्या करेगा, मैसेज ब्रोकर से ये जो डेटा है वो पढ़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारा मैसेज ब्रोकर। ठीक है, अब मैसेज ब्रोकर का काम क्या है, मैसेज ब्रोकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मैसेज रिसीव करता है एक सर्विस से और दूसरी सर्विस को डिलीवर करता है। तो ये एक बीच में ब्रोकर है जो रहता है और उस मैसेज को टेम्पररी स्टोर करता है। तो मान लीजिए ये एक यूज़र सर्विस है। ठीक है, इसने एक यूज़र बना दिया। यूज़र बनाने के बाद काम क्या होता है, जैसे ही यूज़र क्रिएशन सक्सेसफुल होता है, यूज़र सर्विस या ये जो सर्विस ए है, इसका काम है सर्विस बी को बताना, जो कि नोटिफिकेशन भेजने का काम करती है, इसको बताना कि ये यूज़र क्रिएट हो चुका है और इसको नोटिफिकेशन भेजने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए। तो सर्विस ए क्या करेगा, सर्विस ए ये जो मैसेज है मैसेज ब्रोकर में स्टोर करेगा, डायरेक्टली सेंड नहीं करेगा। डायरेक्टली सेंड करेगा तो हो सकता है मैसेज बी डाउन हो, सर्विस बी डाउन हो और वो मैसेज लॉस्ट हो जाए। ऐसा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सर्विस बी डाउन भी हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ पर एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये कम्युनिकेशन सिंक्रोनस होता और अगर सर्विस बी डाउन है तो यहाँ पर सर्विस ए को एरर आ जाती।
लेकिन यहाँ पर बेटर एरर मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि रिस्पॉन्स इमीडिएटली एक्सपेक्टेड नहीं है, इसके लिए हमने एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया है। और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करने के लिए हमने एक मैसेज ब्रोकर बीच में लगा दिया है, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जो यहाँ से सर्विस ए का मैसेज यहाँ पर लेगा और सर्विस बी जो है उस मैसेज ब्रोकर में जो मैसेज है उसको पिक करके प्रोसेस करेगा आगे। ठीक है, तो ये हो जाता है मैसेज ब्रोकर का काम। मैसेज ब्रोकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मैसेज रिसीव करता है एक सर्विस से और डिलीवर करता है दूसरे सर्विस को। अब यहाँ पर जो मैसेज प्रोड्यूस कर रहा है या जो मैसेज क्रिएट कर रहा है उसको बोला जाता है प्रोड्यूसर। तो ये हो जाता है प्रोड्यूसर यहाँ पर, और ये हो जाता है कंज्यूमर। ठीक है, और ये हो जाता है यहाँ पर मैसेज ब्रोकर। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है आपको हो क्या रहा है यहाँ पर। प्रोड्यूसर का मतलब वो है जो मैसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर वो है जो मैसेज को कंज्यूम कर रहा है, और ब्रोकर वो है जो कम्युनिकेशन में मदद कर रहा है दोनों प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में, और मैसेज स्टोर कर रहा है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बिहाफ पर। ठीक है, आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गया आपको कि ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन काम कैसे करता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ को हम थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज ब्रोकर के बारे में बात करते हैं। सर्विसेज तो आपको समझ में आ गई, सर्विसेज कैसे काम करती है एसिंक्रोनस में। अब मैसेज ब्रोकर के कौन से सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैसेज ब्रोकर के एक कुछ सॉफ्टवेयर है जैसे कि काफका। ठीक है, RabbitMQ भी एक मैसेज ब्रोकर है। फिर AWS की SQS है, SQS कहते हैं उसे। और फिर गूगल का पॉप्सअप ये एक है। फिर एक्टिवMQ करके एक ब्रोकर है। तो ये सारे मैसेज ब्रोकर्स है जो अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ठीक है, काफका, RabbitMQ, AWS का AWS यानी कि Amazon का SQS, गूगल का पॉप्सअप और एक्टिवMQ करके एक सॉफ्टवेयर है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में अवेलेबल है। डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट कौन सा सॉफ्टवेयर किसी प्रोजेक्ट में यूज़ होता है, किसी प्रोजेक्ट में कोई और यूज़ होता है, तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट मैसेज ब्रोकर्स अलग अलग तरह के रहते हैं। ठीक है, अब हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो है काफका। तो RabbitMQ भी एक काफ़ी पॉपुलर मैसेज ब्रोकर है। ठीक है, और RabbitMQ का काम यही है कि मैसेज लेता है सर्विस ए से और सर्विस बी को डिलीवर करता है और कुछ समय के लिए स्टोर करके रखता है अपने में। अब काफका की बात करते हैं। काफका एक ऐसा ब्रोकर है, ओके, जहाँ जो लूज कपलिंग प्रोवाइड करता है। तो सारे मैसेज ब्रोकर्स लूज कपलिंग प्रोवाइड करते हैं, डीकपल करता है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को। ठीक है, और मार्केट में काफ़ी पॉपुलर भी है। इसे अपाचे, तो ये अपाचे काफका कहते हैं इसे। ठीक है, काफका नहीं, अपाचे काफका। ठीक है, तो अभी काफका में कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स है जिसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता हूँ। तो सबसे पहले तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट है। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर तो क्लियर है हमें। प्रोड्यूसर एक ऐसी सर्विस है जो मैसेज प्रोड्यूस करती है, कंज्यूमर एक ऐसी सर्विस है जो कंज्यूम करती है। ठीक है, और अब एक बात करते हैं टॉपिक्स की। तो होता क्या है काफका में, मान लीजिए ये काफका है। ठीक है, अब काफका में मैसेज अगर आ रहा है, एक मैसेज आ रहा है और एक मैसेज अगर कंज्यूम किया जा रहा है तो तब तक बात ठीक है। लेकिन असल ज़िंदगी में होता क्या है, प्रोडक्शन ग्रेड एनवायरनमेंट में होता क्या है, मान लीजिए आपकी एक राइड शेयरिंग ऐप है। ठीक है, अब राइड शेयरिंग ऐप में ड्राइवर की जो लोकेशन है आपको रियल टाइम दिखानी है सारे यूज़र्स को। अब एक टाइम पे काफ़ी सारी डिलीवरीज हो रही रहेंगी, एक टाइम पे काफ़ी सारे राइडर्स होंगे ऐप में जो कि अपनी लोकेशन शेयर कर रहे होंगे। तो अब इतनी लोकेशन का डेटा जो हर सेकंड में आ रहा है, और अगर ये डेटा शेयर हो रहा है काफका की मदद से, तो मान लीजिए सर्वर पर कितना लोड होगा और कितना सारा डेटा प्रोसेस हो रहा होगा। अगर आपकी एप्लीकेशन हर घंटे मिलियंस ऑफ राइड प्रोवाइड करती है यूज़र को, तो समझ लीजिए आप कितना डेटा आता होगा काफका पर। ठीक है, प्रोवाइडेड हम काफका का इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम काफका का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम काफका की बात कर रहे हैं। तो होगा क्या, यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं और बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, बना ही लेते हैं। तो ये हो गया एक, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये है एक प्रोड्यूसर, ये है दूसरा प्रोड्यूसर। ठीक है, और यहाँ पर कंज्यूमर्स की भी कमी नहीं है। तो मान लेते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे कंज्यूमर्स भी है, काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स भी हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पर काफका में सारी चीज़ें एक जगह पर डंप हो रही है और प्रोड्यूसर्स अलग अलग जगह पर डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पर ये जो डेटा है इसको इफ़िशिएंटली मैनेज करने का तरीका है काफका में, जहाँ पर हम लोग एक टॉपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टॉपिक क्या है, टॉपिक एक ऐसी चीज़ है
जहाँ पर आप डेटा को कैटेगराइज कर सकते हो। तो काफका में बहुत सारा डेटा आ रहा है, लेकिन आप कह सकते हो कि ये प्रोड्यूसर जो है वो ये टॉपिक में डेटा भेजेगा, तो यही टॉपिक में डेटा भेजेगा ये प्रोड्यूसर। और फिर ये अच्छा, ये एक दूसरा प्रोड्यूसर है जो कि ये टॉपिक पर डेटा भेजेगा। और फिर यहाँ पर कंज्यूमर है, वो भी क्या करेंगे कि वही टॉपिक को लिसन करेंगे जहाँ पर उनको मतलब है, या जहाँ उनका डेटा आ रहा है जो उनको चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाला जो, अच्छा एक मिनट, तो ये वाला जो प्रोड्यूसर है वो इस टॉपिक पे पब्लिश करेगा, और ये वाला जो प्रोड्यूसर है वो इस टॉपिक पे करेगा। और कंज्यूमर्स भी अलग अलग टॉपिक को, अलग अलग टॉपिक से डेटा ले रहे हैं। तो टॉपिक एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कैटेगरी कह सकते हैं। जो काफका में जितना भी डेटा आ रहा है उसको कैटेगराइज करने के लिए, डिवीजन बनाने के लिए टॉपिक का इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं काफका टॉपिक्स। और टॉपिक्स के अंदर ही पार्टीशन नाम की एक चीज़ होती है जिसमें एडिशनल सब डिविजन किया जाता है स्केलेबिलिटी और पैरेललिज्म के लिए। एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए पार्टीशन किया जाता है डेटा को, तो उसे पार्टीशन भी कहते हैं। तो ये पार्टीशन टॉपिक के अंदर होता है। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो कि कंज्यूमर ग्रुप। अब कंज्यूमर ग्रुप क्या होता है? कंज्यूमर का मतलब तो हम समझ गए। तो कंज्यूमर एक ऐसी सर्विस है जो डेटा को कंज्यूम कर रहा है, या डेटा मैसेज रीड कर रहा है काफका या मैसेज ब्रोकर से। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभार काफ़ी सारा डेटा आता रहता है और एक कंज्यूमर के बस की बात नहीं है उस सारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो स्केलेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए होता क्या है कि मल्टीपल कंज्यूमर्स को बनाया जाता है और उसको एक ग्रुप में बनाकर सारे डेटा को रीड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक ही कंज्यूमर है जो इसको काफका टॉपिक के डेटा को रीड कर रहा है। अब हो सकता है कोई सेल चल रहा हो और यहाँ पर कोई सेल रिलेटेड डेटा आ रहा है, और हो सकता है सेल के दौरान जो हमारा लोड है सिस्टम का, या ये टॉपिक में जो डेटा आ रहा है वो काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी हद तक। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीपल कंज्यूमर्स को यहाँ पर लगाना होगा। मल्टीपल कंज्यूमर्स बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और कंज्यूमर बना देता हूँ। ये 3 कंज्यूमर्स बन गए। अब ये 3 कंज्यूमर का काम है कि इस टॉपिक से जो डेटा है उसको प्रोसेस करना। ठीक है, तो इस यहाँ पर इन तीनों कंज्यूमर्स को ग्रुप किया जाएगा एक टॉपिक में। ठीक है, और टॉपिक में नहीं, एक ग्रुप में, और उसे हम कहते हैं कंज्यूमर ग्रुप। तो क्योंकि ये तीनों कंज्यूमर एक ही टॉपिक को लिसन कर रहे हैं, ये तीनों कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, एक ही टॉपिक को लिसन कर रहे हैं, तो इनको ग्रुप किया जाएगा और उसे हम कहेंगे कंज्यूमर ग्रुप। तो ये हो गया कंज्यूमर ग्रुप। ठीक है, कंज्यूमर ग्रुप एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर मल्टीपल कंज्यूमर्स एक साथ काम करते हैं सिंगल टॉपिक से डेटा रीड करने के लिए, उसे कहते हैं कंज्यूमर ग्रुप। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ये समझ में आ गए। काफ़ी ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स है। अगर आपको काफका के बारे में नॉलेज नहीं है, मैसेज ब्रोकिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो ये जो ओवरव्यू मैंने अभी दिया है आपको, ठीक है, ये ओवरव्यू काफ़ी हेल्प करेगा और आपको समझने में मदद करेगा कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता क्या है और किस तरीके से काम करता है।